हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है आपका HMWB मैथ में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन। जब मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा तो उसमें अर्थमेटिक के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उसकी भी प्रैक्टिस मैं कराऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस बैच का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, कि सिलेक्शन का होम्योपैथ। तो होम्योपैथ दवा आप लोगों के लिए चल ही रही है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे एक बार आप पढ़िए ध्यान से, एक बार दो बार, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूं करना कैसे इसे। ठीक है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। यदि 990 लीटर मिश्रण निकाला जाए और शेष मिश्रण में 100 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से 11.11% अधिक होगी। मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक मिश्रण दिया है जिसका मान हमें नहीं पता कि वह है कितना लीटर, तो हम मान लेते हैं कि वो x लीटर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। मान लेते हैं दूध m, पानी वाटर w। ठीक है। कितना है? 6:5 है। फिर आगे कह रहा है कि 990 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब इसमें से क्या है, 990 लीटर निकाल लिया जाता है। 990 लीटर निकाल लिया जाता है तो, और शेष मिश्रण में 100 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो अभी इसको छोड़ रखते हैं। तो अंतिम मिश्रण में क्या होगा, पानी की मात्रा दूध से कितनी अधिक है? पानी की मात्रा दूध से, तो हमारा ये क्या है, सॉरी, 990 लीटर निकालने के बाद भी क्या होगा, हमारी जो होगी मिल्क एंड वाटर की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, 6:5 ही होगी। ठीक है। क्योंकि दूध और पानी का हर जगह का रेशियो जो है समान होता है। ऐसा तो है नहीं कि दूध में कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं दूध ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं। हर जगह का रेशियो क्या होगा, समान होगा। फिर कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से 11.11% अधिक है। ठीक है। कितनी अधिक है? 11.1% अधिक है पानी की मात्रा दूध से। ठीक है। तो 11.11% का मान कितना होता है, आपको पता ही है, 1/9। तो है, कह रहा है कि पानी की मात्रा दूध से, अगर ये दूध है हमारा, ठीक है, अगर दूध 9 है तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगी, एक ज़्यादा होगी, 10। ठीक। तो कह रहा है कि 100 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि पानी मिला रहा है, दूध तो मिला नहीं रहा है। तो दूध का रेशियो हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे तो अलग है, यहाँ पे तो अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको समान बना देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक। ये कितना हो जाएगा 18। अब ये देखिए आपने क्या है, दूध की मात्रा दोनों जगह क्या हो गई, सेम हो गई। ये हमारा 20, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 5। ठीक है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 5। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष मिश्रण में 100 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 लीटर। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कितना लीटर, 20 लीटर। ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलिए रेड ले लेते हैं। ठीक। अब 1 यूनिट बराबर 20 लीटर, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 लीटर, 300 लीटर। ठीक। और 18 यूनिट बराबर कितना हो गया, 36, 360 लीटर। तो पूछ क्या रहा है, मिश्रण की कुल मात्रा।
ठीक है। 900, अगर ये और ये कितना है, हो गया टोटल मिश्रण दूध और पानी मिला के 300 + 360, 660। तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 990 लीटर तो निकाला भी है इसने, तो 660 बाद में थी, 990 पहले, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 0, 9 6 15, 9 6 15 1 16, कितना हो गया 1650 लीटर। कौन सा आंसर सही है हमारा, बी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग एक बार पढ़िए इसे ध्यान से, फिर समझिए कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ कि इसे करना कैसे है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। रंजीत और समर की आय का अनुपात 4:3 है। दीपक की आय 6,000 रुपये है, जो समर की आय से 16.66% कम है। यदि रंजीत का व्यय 7,000 रुपये है तो उसकी बचत कितनी होगी। तो 3 लोग हैं, रंजीत, समर और दीपक, तो हम मान लेते हैं ये रंजीत हो गए, ये समर हो गए, ये कौन हो गए, दीपक हो गए। तो इनकी इनकम मान लेते हैं आई से। एक्सपेंडिचर हो गया हमारा ये, और फिर सेविंग्स हो गए ये। ठीक है, हमने मान लिया ये ऐसे। कह रहा है कि रंजीत और समर की आय का, रंजीत और समर की आय का, रंजीत ये है तो मान लेते हैं 4x, और समर हो गए हैं भैया 3x। दीपक की आय 6,000 रुपये है, दीपक की आय 6,000 रुपये है, लेकिन आगे कह रहा है कि दीपक की आय जो है वो समर की आय से 16.66% कम है। 16.66% का मान कितना होता है, 1/6। तो यहाँ कह रहा है कि दीपक की आय जो है वो समर की आय से, समर की आय से 16.66% कम है, मतलब 6 से 1 कम है, मतलब 5 है। तो अगर समर की आय 6 है, ठीक है, समर की आय अगर 6 है तो 16.66% कम है, मतलब 1 कम है, तो दीपक की आय कितनी हो गई, 5। ठीक, अगर क्या दीपक की दिया है 6,000 रुपये, ठीक है, दीपक की आय दे रखा है इसने 6,000 रुपये, अगर तो समर की कितनी हो जाएगी, 12×72 100, तो ये कितनी हो जाएगी, 7200। ठीक है, अगर समर की आय पता हो गई तो अब तो रजत की आय, रंजीत की आय भी पता हो जाएगी। तो कितना होगा, 3x बराबर 7200, तो x बराबर कितना होगा, 2400, और 2400 और 4, x बराबर 2400, तो 4x बराबर 24 9 48 दूना 96, 9600। ठीक है, कह रहा है कि यदि रंजीत का व्यय 7,000 रुपये, मतलब एक्सपेंडिचर अगर उसकी 7,000 है, तो फिर सेविंग कितनी होगी, कितनी होगी, 2,600 रुपये। तो उसकी बचत पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, बचत, यही पूछ रहा है ना, तो कितनी होगी, 2,600 रुपये। कौन सा आंसर सही, ये। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ध्यान से पढ़िए आप लोग इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है।
चलिए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज क्रमशः 2400 रुपये और 2592 रुपये होंगे। ठीक है, तो धन की राशि बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2400 रुपये। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2592 रुपये। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपये है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 रुपये। जाहिर सी बात है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, दोनों साल उसका इंटरेस्ट समान होता है ये, लेकिन क्या होता है कि दूसरे साल जो होता है वो पहले साल के इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है। तो अगर ये 2592 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, अगर 2400 इसमें घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, मिलेगा हमें 192 रुपया। ठीक है, ये 192 रुपये क्या है? पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट है। ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। लेकिन क्या है कि ये पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट है, ये इसका भी इंटरेस्ट कितना आ गया? 192 रुपया। तो 192 रुपया 1200 का कितना परसेंट है? यही तो हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो होता है 8%। ठीक है, तो ये कितना होगा, कैंसिल कर देते हैं। आर का मान हमें पता चल जाएगा कितना होगा, 12 का 12, 12 छंग 72, कितना आ गया? 16% आ गया। ठीक है, 16% आ गया। अब पूछ रहा है हमसे कि हमारी प्रिंसिपल मनी कितनी होगी। ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल कितनी होगी? ये 16% बराबर कितना दिया हो गया? चाहिए तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए सीधा सीधा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, बाकी जब मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा तो ये शॉर्टकट भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। ठीक है, और इसने क्या दे रखा है? 1200 रुपये। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1200 रुपये में मिला है। तो P की वैल्यू पता नहीं, R 16 है, और T 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ जो 1200 है। ठीक है, बाय 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 16 16 पंचासी 750 700। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 7500। ठीक है, तुम्हारी प्रिंसिपल मनी कितनी आ गई? 75। तो कौन सा सही है? पहला। ठीक, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग पढ़िए इसे ध्यान से एक बार। चलिए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ इसे करते कैसे। ठीक है, एक बल्लेबाज ने पहले 28 मैचों में प्रत्येक मैच में 78 रन की औसत से खेला। अगले 14 मैचों में उसने प्रत्येक मैच में x रन की औसत से रन बनाए ताकि उसका कुल औसत प्रत्येक मैच में 80 रन हो जाए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बल्लेबाज, आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल रन एंड नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, तो अगर हमें टोटल रन निकालना होगा तो क्या करते हैं हम?
एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 28 मैचों में प्रत्येक मैच में 78 रन की औसत से खेला, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे यहाँ, 78 की एवरेज से खेला और कितना मैच खेला उसने, 28। और अगले 14 मैचों में, आगे कह रहा है कि अगले 14 मैचों में उसने तो प्लस कितना और रन बनेगा, 14 मैचों में x रन की औसत से खेला, तो x एवरेज हो गया, 14 की औसत से खेला। तो अगर हमें एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे हम, टोटल मैच कितना खेला उसने, ये टोटल रन हो गया, और टोटल मैच कितना खेला उसने, 28 मैच इधर खेला, 14 मैच इधर खेला, कितना मैच खेला, 42। तो ये कह रहा है कि औसत प्रत्येक मैच में 80 रन हो जाए, क्या है, 80 रन हो जाए। तो ये एवरेज है, तो ये 80 रन, हम 80 का एवरेज हमें प्राप्त करना है, तो कितना, ये 80 हो गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। तो अब ये 78 दूना कितना हो जाएगा, 156 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा है x, यहाँ 8 त्रिक 24, 240, ठीक है। तो इधर सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 में से 156 गए, कितना बचेगा, 84। उसने 14 मैचों में उसने कितने, प्रत्येक मैच में x रन की औसत, तो कितने औसत से खेला उसने, तो x का मान हमें मिल गया कितना, 84। कौन सा आंसर हमारा सही है, ये, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस दिन ब दिन करते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप इतना नहीं लिखेंगे, बस इतने में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस शर्ते आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और डे बाय डे क्लास देखनी है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए बताता हूँ मैं। एक दुकानदार ने चावल पी को 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा और चावल क्यू को 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। उसने मिश्रण को 14.28% का लाभ देकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अब चावल पी की मात्रा और क्यू की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसे दुकानदार ने खरीदा। तो अगर दो चीज़ें आपस में मिक्स करके बेची जाती हैं, अगर उनका अनुपात वह पूछता है तो हम सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, मिक्सचर है एलिगेशन का। अगर वो पी को 40 रुपये में खरीद के लाता है और क्यू को 50 रुपये में, ये देखिए यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, तो यहाँ जो आएगा वो भी सीपी होगा, लेकिन ये 14.28% लाभ देकर 56 रुपये में बेचता है। ये क्या हमारी हो गई, ये एसपी हो गई। अगर सीपी को 14.8% के लाभ पे बेचता है, ठीक है, 14.28% के लाभ पर बेचता है, तो हमारी सीपी कितनी होगी, 14.28% का मान कितना होता है, 1/7। तो लाभ के साथ बेचता है तो कितना हो गया हमारा, सीपी टू एसपी। सीपी अगर मेरा 7 है तो एसपी कितना हो गया, लाभ के साथ बेच दिया 14.28%, तो एक 7 पे 1 का लाभ कितना हो गया, 8। तभी तो होगा 1 का लाभ, ये 1 का लाभ हो रहा है ना। तो 8 बराबर 56 है, तो 7 बराबर कितना हो गया, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49। तो हमारा सीपी यहाँ लिखा जाएगा, ना कि एसपी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 49 हो गया।
यहाँ कितना, सॉरी ये 40 है ना, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर से कितना हो गया, 50 में से 49 गया 1, 49 में से 40 गया 9, 1:9 आ गया। कौन सा सही है? एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो भी आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी, वो जब भी आएगा वो अनुपात में ही आएगा। जो भी हमारा रेशियो आएगा वो अनुपात में ही आएगा, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। चलिए, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। राजीव ने एक वस्तु खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया और 25% की छूट देकर उसे 1530 रुपये में बेच दिया। यदि 30% की छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? ठीक है, राजू कोई वस्तु खरीद के लाता है, उस पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अंकित मतलब मार्क प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई खरीद के लाता है तो 60% की मान जानते हैं आप कितना होता है? 3/5। कोई भी सामान अगर वो 5 में खरीद के लाता है, कितने में बेचता है, अंकित करता है? 5 पर 3 जोड़ के 8 पे अंकित करता है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो ऐसे ही सोच लीजिए कि 100 का सामान खरीद के लेके आया, मतलब सीपी 100 खरीद के लेके आया और अंकित कितना करना है उसे, 60% अधिक, तो 160। तो ये कितना हो जाए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, 2 8 16, 5:8 आया कि नहीं आया? सीपी एंड पी का 5:8 आया ना यहाँ भी। तो यही है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ 60% का मान 3/5 होता है, तो 3% अधिक कर रहा है, मतलब 60% अधिक कर रहा है, तो 5 पर 3 का अधिक। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, एक जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो और फिर आगे कह रहा है कि 25% छूट देकर उसे 1530 रुपए में बेच देता है। छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे, और बेचा जाता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे छूट देता है और बेच देता है। फिर 25% की छूट देता है, मतलब अगर ये 25% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/4। अगर मार्क प्राइस 4 रही होगी तो एक छूट देकर के कितने पे बेच रहा है? 3 पे। तो 4 की रही होगी तो एक छूट देकर 3 पे बेच रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा मार्क प्राइस क्या है, हर जगह दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 8 है, यहाँ क्या है, 4 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी हम 8 बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 से 2 गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दिए, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिए, तो ये कितना हो गया, 8:6। ठीक है, तो पहले हम लिख लें मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कितना हो गया, 8 5, 8 तो ये है और ये 6। ठीक है, हमारा आ गया रेशियो। तो कह रहा है कि 25% छूट देकर उसे 1530 रुपए में बेचा था। तो अगर ये 6 बराबर 1530 रुपए है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाए यहाँ, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 पंचे 255। तो 8 का मान कितना होगा यहाँ पे, 8 यूनिट का, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, मतलब 16 2 4 20, 20 20 40। ठीक है, 2040 रुपये 8 का मान। तो यहाँ भी 8 का मान 2040 है। शिक्षा का मान कितना है, 1530 रुपये है। तो आगे कह रहा है कि 30% की छूट दी जाती है। छूट पे किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। ये मैंने आपको पता है, मैंने बताया भी है। तो अगर 30% की छूट दिया तो बेचेगा कितने पे, 2040, मतलब 2040 का सामान है, तो अगर 30% का छूट दे दिया तो बेचा है कितने पे, 70% पे। तो
कैंसिल 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 कैंसिल। 7 दूनी 14, 1428 रुपये में क्या किया इसने, बेच दिया। तो ये हमारा वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। छूट देने के बाद क्या होता है, यही तो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 1428 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप लोग इसे पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूं करना कैसे है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूं इसे करना कैसे है। एक युवा वयस्क मतलब एक अडल्ट, यंग अडल्ट है, एक काम को उतनी तेजी से कर सकता है जितनी तेजी से दो महिलाएं पी और क्यू काम कर सकती हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक यंग है, युवा है, इसकी इफिशियंसी जो होगी वो पी प्लस क्यू महिलाओं की इफिशियंसी के बराबर होगी। मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, इफ इनकी इफिशियंसी के बराबर होगी। दो महिलाओं की इफिशियंसी एक युवा के इफिशियंसी के बराबर होगी। आगे पढ़ते हैं। यदि महिला पी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती है और महिला क्यू 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तो युवा वयस्क को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर पी क्या कर रही है कि 16 दिन में पूरा कर रही है और क्यू इसको कितने दिन में पूरा कर रही है, 24 दिन में। अगर हमें क्या हो जाए कि टोटल वर्क पता चल जाए और इनकी इफिशियंसी, तो हम बता सकते हैं कि ये युवा कितने दिन में काम करेगा। तो हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी वर्क लेंगे वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इनके जो डे होते हैं इन्हीं का रेशियो एलसीएम ले लेते हैं, ताकि जो भी कटे इफिशियंसी जो आए वो एक्यूरेट आए, ना कि दशमलव में आए। ठीक है, तो 16 24 का एलसीएम कितना होगा, 48। और 16 से इसे भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 16 ત્યાં 48, 24 ना 48। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई इफिशियंसी। ये वर्क है टोटल, टोटल वर्क में अगर हम टाइम से भाग देते हैं तो हमेशा इफिशियंसी आती है। तो ये पी की इफिशियंसी, ये क्यू की इफिशियंसी। तो यहाँ पे हम क्या वाई की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यंग की। तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5। यंग की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। तो टोटल वर्क दिया है, तो वर्क तो यंग मैन कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, यंग मैन कितने दिनों में काम करेगा, 48। टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, टाइम मिलेगा 9 × 5 = 45 और 5 × 9 = 45, 5 × 36। कितने डेज में काम करेगा, 9.6 डेज में। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए आप लोग ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, पढ़िए पढ़िए, जितने बार आप पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं कि कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो
चलिए पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु पर लागत मूल्य से 300 रुपये अधिक अंकित करता है और इसे 20% और 30% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, जिससे उसे 360 रुपये का नुकसान होता है, मतलब लॉस होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर ये 20% और 30% की छूट दे रहा है, अगर एक छूट देता तो वो कितने के देता? तो हम इसे दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं अगर 1% एक ही छूट देता वो तो कितने का देता। तो जानते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक छूट देने के लिए क्या करेंगे, इधर ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, प्लस y कितना है 30, सॉरी माइनस माइनस 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है तो -20% गुणित 30% अपन 100 कर लेते हैं, यहाँ 100 होगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -20, 30, 50, 50%। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6%। तो ये टोटल हमें कितना परसेंट का, 44% की छूट हमने कितनी दी है, 44% की। अगर ये दोनों की बजाय एक छूट देता तो कितने की देता, 44% की छूट देता। ठीक है, दोनों की बजाय अगर एक छूट देता तो कितने की देता, 44% की। तो छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे। और छूट देने के बाद क्या होता है, वो जो बेचता है उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो अगर 44% का मान कितना होता है, छूट किस पे दी जाती है, अगर ये 100% होता मार्क प्राइस तो 44% का छूट देकर बेचते किसने इस पे, 56% पे। तो 4 से अगर हम भाग दे दें तो 25, 4 1 4, 4 14 चौका 56। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 25 अनुपात 14। ठीक है, किसका, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 25x मान लेते हैं हम और 14x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर लागत मूल्य से 300 रुपये अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य हमारा मतलब कॉस्ट प्राइस 300 अधिक अंकित करता है। अगर मैं इसमें से 300 घटा दूं 25x में से, तो हमारा क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो 25 से x में से अगर हम 300 घटा दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आगे कह रहा है छूट देकर बेच देता है, जिससे उसे 360 रुपये का नुकसान होता है। नुकसान कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो 360 रुपये का नुकसान है हो रहा है। अब हमें पता ही है कि हमारा SP कितना है और CP कितना है। ठीक है, तो 25x माइनस 300 से में से 14x घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11x प्लस 300, यही मिलेगा ना, बराबर कितना हो गया, सॉरी -300, 360। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 660। तो x की वैल्यू कितना हो गया हमारा, 11 छक्के 66, 60 आएगा। ठीक, x की वैल्यू हमें अगर प्राप्त हो गई तो यहाँ से कुछ भी पूछे, हमें मार्क प्राइस पूछे, सेलिंग प्राइस पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। तो आगे पूछ क्या आ रहा है, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 25 में से 25x है तो 25 गुणित 60 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 मतलब 1500। 1500 में से 300 घटा देंगे कितना मिलेगा मुझे, 1200। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपये। कौन सा सही है, डी। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, कितनी बार भी पढ़िए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। एक कक्षा में 32 छात्रों के औसत अंक, 32 छात्र हो गए जिनके औसत अंक 40 के रूप में की गई थी, ठीक है। गणना जो है 40 के रूप में की गई। बाद में यह पाया गया कि दो छात्रों के अंकों को क्रमशः 42 और 38 के बजाय 27 और 45 के रूप में गलत तरीके से जोड़ा गया था। बाद में यह पाया गया जो जो दो छात्र थे उनका अंक जो है गलत जोड़ लिया गया। तो कक्षा का सही औसत अंक बताना है, ठीक है। तो आपको एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि एवरेज नंबर बराबर क्या होता है, टोटल नंबर, ठीक है, अपान क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर मुझे टोटल नंबर निकालना हुआ तो एवरेज नंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पे दे रखा है उसने कि टोटल नंबर कितना है, तो एवरेज कितना आ रहा है 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 32, ठीक है। लेकिन बाद में ये कह रहा है, बाद में ये कह रहा है तो 40 इंटू 32, ठीक है। बाद में ये कह रहा है कि यह पाया गया कि दो छात्रों के अंकों को क्रमशः 42 और 38 के बजाय 27 और 45 के रूप में गणना जोड़ दिया गया था। तो मतलब 27 और 45 जोड़ा गया था तो उसको क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। 27 माइनस 45 क्या कर रहे हैं, ये जोड़े गए थे जो कि गलत हैं। तो सही क्या था, सही ये था कि 42 था और 38 था। तो जो गलत था मैंने इसको क्या किया, घटा दिया, जो सही था उसको मैंने जोड़ दिया। अगर मुझे अब एवरेज निकालना हो तो ये हमें क्या है, हमारा टोटल नंबर पता चल जाएगा। अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 32 से भाग दे देंगे, यही तो करते हैं, एवरेज बराबर टोटल नंबर। तो ये टोटल नंबर हमारा सही मिल गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 32, 32 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 4 गुना 8, 1280, ठीक है। 27 45, 65, 7 5 12, 72। इधर से ऐसे सीधे कर लिए, -3 आएगा, -3 और 30, 30 में से 8 प्लस 8, ठीक है, 32। 1288 अपान 32 कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 त्याई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 और 32, 2 से कटेगा 4, 16, 161 बटा कितना आ गया 4। लेकिन दशमलव में आंसर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं फिर से। तो 4 चौक 16, 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। कितना हमारा आ गया 40.25। कौन सा सही है, पहला। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और नहीं तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सीधा सीधा आपको करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। ठीक, तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको इसका करने का। कह रहा है कक्षा में 32 छात्रों के औसत अंकों की गणना 40 के रूप में, मतलब औसत अंक को हम क्या करते हैं, सेम टू सेम ऐसे रहने देते हैं।
जो भी हमारे नंबर कम ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, जो भी हमारे नंबर कम ज़्यादा हुए हैं उसी का एवरेज निकाल लेते हैं। तो क्या है कि हमारा जो नंबर है वो कितना है, 27, 27 लिखा गया था गलती से, प्लस -45, मतलब जो गलती से लिखा गया था वो मैंने घटा दिया, जो सही है फिर मैंने इसे उसमें जोड़ दिया। ठीक, तो ये तो हमें नंबर मिल गया, और हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा बढ़ा हुआ नंबर या घटा हुआ नंबर है उसका एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया, 8, 8 में से भाग दिया तो प्लस के 8 मिलेंगे, ठीक है, तो ये 32, तो 4, तो प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25, प्लस के 0.25 है, तो क्या करेंगे हम इस एवरेज में, ये भी तो एवरेज आया मेरा, ये भी क्या आया, बढ़े या घटे नंबर का एवरेज, तो बढ़ा नंबर है तो ये भी तो एवरेज है और ये भी एवरेज है, तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे सीधे सीधे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 40.25। कौन सा आंसर सही है, ये पहला ही है। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है कि जो भी नंबर बढ़ा या घटा है, अगर घट गया है तो यहाँ पे माइनस आता, मतलब ये, और यहाँ पे अगर बढ़ गया है तो प्लस आया, उसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज में अगर घटा होता तो उसमें घटा देते हैं, बढ़ा है तो जोड़ दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए ध्यान से, फिर मैं साथ के साथ बता रहा हूँ करना कैसे है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। राजू की मासिक बचत तो उसकी मासिक आय का 30% था, ठीक है, बाद में उसकी मासिक आय में 80% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी बचत वही रही, तो उसके मासिक व्यय में वृद्धि या कमी बताना है हमें। ठीक है, मान लेते हैं राजू भैया ये है हमारे, तो इनकी इनकम कितनी है, पहले इनकम थी ठीक है, पहले इनकम थी इनकी एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक, राजू की मासिक बचत उसकी मासिक आय का 30% है। ठीक है, अगर आय जो है 100% थी और बचत कितना हो रहा है, मासिक आय का 30%, 30% अगर बच रहा है उसका 100 में से, तो खर्च कितना कर रहा है, 70%, जाहिर सी बात है। बाद में उसकी मासिक आय 80% बढ़ गई, तो 100 से कितनी हो गई, 180% हो गई। लेकिन ये कह रहा है कि उसकी बचत वही रहती है, बचत मतलब वही रहती है, मतलब 30% ही रहती है। तो उसकी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितनी हो गई, 150%। तो ये पूछ रहा है कि उसके मासिक व्यय में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 70% थी जब 100% उसका वेतन था, अब 180% हो गया, तो कितना हो गया, 150%। तो कितनी बढ़ गई पहले से, ये पूछ रहा है पहले से कितनी बढ़ गई, तो ये 80% बढ़ गई। तो 80% बढ़ गई किस पे, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, 70% से गुणित 100, तो ये कितना हो जाएगा,
आपको पता है कि 8 100/7 कितना होता है? 14.28%। ठीक है, 14 8 112, तो 114.28% आएगा आंसर। ठीक है, कितना आया? 114.28%। समझ में आया? यहाँ हम x मान के भी कर सकते थे कि 100x, फिर 30%, मतलब 30x, 30 में से 70x बचा, फिर बढ़ गया तो 100। आप परसेंटेज करो या x मान के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में ये पूछ रहा है कि परसेंटेज, वहाँ भी x कट जाता है, यहाँ परसेंटेज कट गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, लेकिन अभी मैं आपको अर्थमेटिक ही पढ़ा रहा हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद आप कमेंट जरूर करिए, ताकि इससे पता चलता रहे कि आपने क्वेश्चन को किया है। ठीक है, बाय बाय।